आप सबका स्वागत है द शिखा लर्निंग ऐप पर। आज हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो जेट का 2021 का बायोलॉजी का पेपर है और इस 2021 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें पहला नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास में आता है, द्विनाम पद्धति संवर्धित करता है एक प्रजाति के दो नाम, एक प्रजाति का एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन आपके पास में आता है, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द, एक जीव के दो जीवन चक्र। इसके अंतर्गत आपको ये बात ध्यान देनी है बच्चों कि द्विनाम पद्धति के जनक की जहां बात कर दी जाती है उसका नाम था कैरोलस लिनियस, और जहां कैरोलस लिनियस की बात करी जाएगी जिन्होंने ये बताया था कि पहला नाम, तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी जंतु, किसी भी पादप पर जब भी आप उसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम को प्रदर्शित करेंगे तो उसका पहला नाम तो उसके वंश को और दूसरा नाम उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर आप उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो आपको दिखता है क्या कि पाइसम सैटाइवम। अब पाइसम सैटाइवम जो कि मटर का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है, जो कि इसका पहला नाम उसके वंश को और सैटाइवम इसकी जाति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसके ऑप्शंस को पढ़े थे तो यहाँ पर आपके पास एक प्रजाति के नाम के दो शब्द, एक जीव के दो जीवन चक्र, ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास में। दूसरा आपके पास में आता है एक प्रजाति के दो नाम, होता ही नहीं है ऐसा कुछ भी। एक प्रजाति का एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम होता ही नहीं है। तो आपके पास जाता है आंसर कौन सा, तीसरा, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द, जो कि उसकी पहला जो शब्द होगा उसके वंश को और दूसरा जो शब्द होगा उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर जाएगा आपके पास में थर्ड। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है आपके पास में कि कुछ संवहनी बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं, वे समूह से संबंधित हैं। यहाँ आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, some vascular plants produce seed but not fruit, they are belong to the group। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको ऐसे संवहनी पादप के बारे में बात करना है जो बीज तो बना रहा है परंतु फल का निर्माण वो नहीं कर रहा है। यहाँ आपके पास में ऑप्शन में आता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, जिसको आप लोग अनावृत बीजी जिसे आप जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी जिसे आप एंजियोस्पर्म के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम एआई ऑपरेंड का क्या करेंगे, पादप का वर्गीकरण करते हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पहली बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्रायोफाइट प्रथम यानी कि फर्स्ट स्थलीय पादप हैं। कौन से पादप, स्थलीय पादप हैं। और दूसरी बात आपके पास ये है कि टेरिडोफाइट वे पादप हैं जिनमें सबसे पहले संवहन तंत्र पाया गया। संवहन तंत्र इट मीन जाइलम और फ्लोएम का निर्माण यहाँ से आता है। अनावृत बीजी जिनमें बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है, ठीक है, बीज पर आवरण एब्सेंट या अनुपस्थित है। आवृत बीजी जिसपे बीज पर क्या मिल रहा है आपको, बीज पर या बीज का आवरण क्या मिल रहा है, यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। ये पादपों की बात जहाँ कर दी जाती है तो कुछ संवहनी पौधे, आपका क्वेश्चन जो है, कुछ संवहनी पौधे जो बीज तो पैदा करते हैं परंतु कोई फल नहीं या फल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर आपके पास में आ रहा है अनावृत बीजी पादप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, या यहाँ आपके पास थर्ड ऑप्शन जिम्नोस्पर्म आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं।
अगली तरफ क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बच्चों, और ये कर रहा आपके सामने तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो पहला संवहनी पौधा है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहला संवहनी पौधा है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम स्थलीय पादप तो कौन है, थैलोफाइटा है। ये कौन बोल रहा है, आपके कौन बोल रहे हैं, आर.एच. विटेकर साहब बोल रहे हैं। और थैलोफाइटा जो है प्रथम स्थलीय पादप है, जिसे पादप जगत का आप एम्फीबियन या उभयचर के नाम से भी जान रहे हो। दूसरा आपके पास ब्रायोफाइटा में जिसे आप कह रहे हो कि पहला जो स्थलीय पादप है वो कौन है, आपका ब्रायोफाइट है, जिसे आप पादप के उभयचर भी कहते हैं। और यहाँ आपके पास में जहाँ संवहन तंत्र की बात करती जाती है, यहाँ आपके पास में ध्यान से सुनिए बच्चों कि टेरिडोफाइटा पहला ऐसा पादप या पादप समूह आएगा जिसमें क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर संवहन तंत्र देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी आपके पास में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स के लिए जहाँ बात कर दी जाएगी, जिसका आंसर आपके पास कौन सा जाएगा, थर्ड नंबर का या थर्ड ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा आता है, अगला क्वेश्चन है ये शलजम का खाने योग्य भाग है। अब आप देखिए समझो कि शलजम का खाने योग्य भाग, अब आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, द एडिबल पार्ट ऑफ द टर्निप is modified adventurous root, modified taproot, modified base of stem and underground stem, यानी कि रूपांतरित झगड़ा जड़ पॉसिबल ही नहीं है सर जी, क्योंकि आपने क्या बोलना है, शलजम का खाने योग्य भाग। और खाने योग्य भाग में आप तने का रूपांतरण पढ़ते हैं और साथ ही साथ आप इसके बारे में जड़ का रूपांतरण पढ़ते हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि झगड़ा मूल पॉसिबल नहीं है ही नहीं, तने का रूपांतरित आधार है ही नहीं, भूमिगत तना जिसके अंतर्गत आप ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसका आंसर आएगा आपके पास में सेकंड नंबर का कि मॉडिफाइड टैप रूट है ये। ठीक, अब आपके पास अगला क्वेश्चन दिख रहा है होगा आपको कि मक्का या गेहूं में फल का प्रकार होता है। ध्यान से सुनिएगा, मक्का या गेहूं ये दोनों ही फसलें कैसी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। कैसी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। और खाद्यान्न फसलों में जो बीज बनते हैं, उस बीज के बारे में जब या फल बनते हैं, उस फल का जो प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस प्रकार। आप देखिएगा कि जब आप गेहूं के बारे में बात करेंगे, जब आप फैमिली पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक चीज को देखेंगे, या फल के बारे में जब आप विभाजन पढ़ेंगे तब आप ये बात देखेंगे कि खाद्यान्न फसलों का जो बीज बनता है या फल बनता है वो किस प्रकार का होगा, आपके सामने कैरियोप्सिस प्रकार का होगा। द टाइप ऑफ फ्रूट इन मेज और व्हीट इज कैरियोप्सिस टाइप। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आप लोग एक बात और कि आप सब जने जितना ज्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। आपके पास जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रीम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, प्रीम्यूल, पहली बात तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, प्रीम्यूल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बीज। और जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो बीज में आप जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो उसमें 2 भाग आपको दिखाई देते हैं, एक होता है आपके पास में प्रांकुर और दूसरा होता है आपके पास में मूलांकुर। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, प्रीम्यूल का सुरक्षात्मक आवरण यानी कि इस बीज के ये इस टाइप का जो बीज है, इसके ऊपर बनने वाला जो इसका सुरक्षात्मक इस बीज का जो आवरण है, कभी आपने चना वगैरह को देखा होगा, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग होती है जिसे गलाने पर आपको दिखाई देता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलियोप्टाइट
दिया हुआ है, पर हिंदी में ही इन्होंने इस तरीके से ट्रांसलेट करके कहाँ दे दिया, आपको हिंदी वाले पेपर में दे दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉलियोप्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में वो है आपका राइबोसोम का उत्पादन होता है। अब राइबोसोम जो कि प्रोटीन के निर्माण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके, और प्रोटीन जो कि आपके लिए क्या है, राइबोसोम जो कि आपकी क्या करवा रहा है, प्रोटीन का निर्माण करवा रहा है, और यहीं से प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है लगातार। इसी कारण से आप इस राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कह रहे हो। परंतु आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि राइबोसोम का उत्पादन कहाँ से हो रहा है। अब उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चर, और जहां राइबोसोम के मैन्युफैक्चर की बात करी जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, केंद्रक सही आंसर है, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं, और लाइसोसोम नहीं साहब। यहाँ पर इसका आंसर जाएगा सेकंड नंबर का, केंद्रक में, न्यूक्लियस में इसका आंसर आएगा कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ से किया जाता है, या राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, वो आंसर है आपके पास में केंद्रक से। ठीक, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8वां 8 नंबर का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपके पास बात आती है कि कोशिका झिल्ली का द्रव मौलिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, और आपके पास में बेसिक क्वेश्चन से ही उन्होंने क्वेश्चन उठा के दिया है कि कोशिका झिल्ली के बहुत सारे मॉडल थे, डेविंसन मॉडल थे, सैंडविच मॉडल था, रॉबर्टसन का मॉडल था। यहाँ इसके अलावा आपके पास द्रव मोज़ेइक मॉडल यानी कि द्रव मोज़ेइक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो दिया था, इनका नाम रॉबर्टसन नहीं, डैनियल एंडरसन नहीं, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया है। ध्यान से देख लीजिएगा आप इसका आंसर, और इसका आंसर आपके पास जाएगा सिंगर एंड निकोलसन ने द्रव मोज़ेइक मॉडल प्रस्तुत किया, और इस द्रव मोज़ेइक मॉडल के अंतर्गत वो ये बता रहे हैं कि आपके पास में जो प्रोटीन है और जो वसा है जो कि फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में उपस्थित है, उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इस वसा के अंदर क्या रहेंगे, जो प्रोटीन रहते हैं वो कैसे फिट कंडीशन में रहते हैं, जैसे एक लड्डू के ऊपर आप किसको, किशमिश को या मगज के बीजों को चिपका देंगे। ठीक इसी तरीके से आप इसके बारे में जब डीपली अध्ययन करते हैं तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन आपको दिखाई देती है, जो कि सतही प्रकार की होगी या बाहरी प्रकार की होगी, और आंतरिक प्रकार की जिसे इंट्रीगल टाइप भी आप कहोगे। ठीक है, अब आपके पास ये मॉडल देने वाला कौन था, इसका नाम था आपके पास में सिंगर और निकोलसन के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ निरंतर है। अब निरंतर है यानी कि ध्यान से सुनिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे आप क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ध्यान से सुनिएगा, इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, जो कि कोशिका को आधार प्रदान करने का कार्य भी करती है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी भी कोशिका के बारे में अध्ययन करते हो तो क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपको न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाई जो दे रहा है, इस केंद्रक के सतही भाग से ही कुछ इस तरीके से जालिका वक्त आपको संरचना देखने के लिए मिलती है, जिसको आपने क्या बोला था, इसी भाग को या इसी पार्ट में या इसी वाले संरचना को आपने क्या बोला है, ईआर कहा है। और जब आप इस ईआर की बात करते हैं तो आप ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि ईआर के सतह पर, मतलब यहाँ पर इस ईआर का जो काम था वो किसका, प्रोटीन वसा व प्रोटीन का निर्माण करना है, सहायता करवाती है,
निर्माण से मतलब ये है कि प्रोटीन के व वसा के संग्रहण में या संचय में सहायता प्रदान करवाने से है। ठीक, साथ ही साथ इस ईआर के सतह से ही आपको क्या देखने के लिए मिलती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको यह संरचना देखने के लिए मिलती है जिसे आप क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी। और ये गोल्गी काय का काम क्या था कि यहाँ से बनने वाली जितने भी प्रोटीन और वसा थी उस पूरी वसा व प्रोटीन का इस पूरी कोशिका में क्या करवाएगी, वो संवहन करवाने का काम करवाएगी। संवहन से मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का क्या करवाएगी, यहाँ पर कार्य करवाएगी। और जब ये कार्य करवाती है तो आपके पास में इसका आंसर आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन कंटीन्यूअस फेज किसके साथ कंटिन्यू रहेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी के साथ या गोल्गी काई के साथ में कंटिन्यू रहेगी। इसका यहाँ पर ये गी की जगह ज आएगा, गोल्गी बॉडी। इसका आंसर नंबर जाएगा ए, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास ये कि प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों के पास में एक नई टर्म आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है 11th 12th क्लास में। 11th क्लास की जब भी आप किसी भी कोशिका के बारे में बात कर रहे हो तो दो कोशिकाएं आपस में किसी ना किसी के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। और जब दो कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की संरचना आपको देखने के लिए जो मिलती है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि प्लाज्मोडेस्माटा है आसन्न कोशिकाओं के बीच का संबंध। कोशिकाओं के बीच जुड़ी हुई परतें तो S1 P1 S2 ये सब चीजें हो जाएंगी। लोकोमोटिव संरचना, लोकोमोशन से मतलब इधर उधर या गमन करने की संबंधित संरचनाओं के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं है। नाभिक को प्लाज्मा लेने से जोड़ने वाली झिल्ली, नहीं साहब कि नाभिक को प्लाज्मा लेमा से जोड़ने वाली झिल्ली, ये नहीं है इसका आंसर। लोकोमोटिव यानी कि गमन से संबंधित संरचना, ये भी इसका आंसर नहीं है। कोशिकाओं के बीच जुड़ी हुई परतें नहीं, दो को यानी कि आसन्न कोशिका मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, मतलब प्लाज्मा से संबंधित जो भाग होगा उसका परिवहन से संबंधित जो कार्य होगा वो कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा करता है। अर्थात आसन्न कोशिकाओं के बीच का जो संबंध होगा, जो फर्स्ट होगा कनेक्शन बिटवीन एडजस्टिंग सेल, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। लिक्विफाइड कनेक्टेड लेयर बिटवीन सेल्स नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर लिक्विफाइड कनेक्टेड लेयर्स है तो यहाँ पर आपके पास में टायरोसिस संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलती है जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर रही है और इसीलिए ये सेकंड नंबर का आंसर भी यहाँ पर से गलत है। लोकोमेट्री स्ट्रक्चर और ये लोकोमोशन में किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं कर रही है, इसीलिए ये भी आंसर गलत है। और मेम्ब्रेन कनेक्टेड न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, इट्स ऑलरेडी रॉन्ग। तो आंसर जो है इसका वो कौन सा रहेगा बच्चों, फर्स्ट नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, जड़ का दबाव किसके कारण होता है। अब जड़ का दबाव जहां बात कर दी जाती है रूट प्रेशर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रूट प्रेशर के लिए जहां बात करी जाती है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि रूट प्रेशर आप लोग प्रेशर जहां जुड़ता है, प्रेशर जहां जुड़ता है वहां आपको किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जब ऊर्जा की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है तो वहां पर एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, काम, या एटीपी को काम में लेना पड़ेगा। उस एटीपी का उपयोग किया जाएगा और
का उपयोग किया जाता है तो यह किस प्रकार का अवशोषण होता है? ये होता है सक्रिय प्रकार का अवशोषण। निष्क्रिय या पैसिव प्रकार का अवशोषण ये नहीं है, जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये वाला इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो रूट प्रेशर, तो प्रेशर जहां भी जनरेट होगा वहां एटीपी का क्या किया जाता है? यूज किया जाएगा। और यहाँ पर इन कोशिकाओं का यानी कि जो आपकी जड़ में उपस्थित होने वाली या मूल में उपस्थित होने वाली जो कोशिकाएं हैं, ये इसको क्या प्रोवाइड करवाती है? एटीपी देने का काम करती है। और यहाँ ध्यान से सुनिएगा इस बात और कि सक्रिय अवशोषण मात्र 2 से 4% तक ही होता है। मूल में 2 से 4% तक का सक्रिय अवशोषण देखने के लिए आपको मिलेगा ही सही। और वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होगी, इससे पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी, इससे नहीं होगी। इसका आंसर होगा आपके पास में आंसर नंबर 2 एक्टिव एब्जॉर्प्शन, या यहाँ पर एटीपी का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप देखिए, पौधों के स्ट्रोमेटा के खुलने का कारण है। आप ध्यान से सुनिएगा, पौधों में स्ट्रोमेटा, पहली बात स्ट्रोमेटा का मतलब क्या होता है? स्ट्रोमेटा का मतलब होता है रंध्र। और जब भी आप रंध्रों के खुलने की और बंद होने की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों का प्रवाह, आपको ये बात ध्यान दीजिएगा कि OH आयन जो होते हैं इसके लिए क्या रहते हैं? रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। K+OH-, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। या कभी कभी आपको हाइड्रोजन प्लस आयन भी देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। और जब ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं तो आपके पास में यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयनों का प्रवाह नहीं है, पोटेशियम आयनों का स्त्राव होता ही नहीं है साहब, तो पोटेशियम आयनों का कोई स्त्राव नहीं होगा। कैल्शियम आयनों का प्रवाह, कैल्शियम आयनों का भी प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा पोटेशियम आयनों का प्रवाह। ठीक है, 4th नंबर का इनफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है आपके पास में स्त्री केसर। 13 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है वो अपन से कि स्त्री केसर या व्यायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? अगर हम बात कर दें, द पार्ट ऑफ कार्पल विच सर्व एज अ रिसेप्टिव स्ट्रक्चर फॉर द पॉलन इज कॉल्ड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि जब आप बात करते हैं स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर की जब अपन बात करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके की क्या दिखाई देती है? संरचना दिखाई देती है। और जब भी निषेचन की क्रिया होनी होती है तो नर युग्मक परागण की क्रिया के माध्यम से, कौन सी क्रिया के माध्यम से? परागण की क्रिया के माध्यम से कहां पर आता है? इस वाले भाग पर आ जाता है। अब इस वाले भाग को आपने क्या बोला था? ये वाला भाग जो कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है आपका, जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं। ये वाला भाग जहाँ पर किसका निर्माण होता है? पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पोलन जो आपके पोलन ग्रेन है इनसे पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है और ये पोलन ट्यूब इसी वाले भाग में बढ़ती है जिसे आप कहते हैं वर्तिका। ठीक है, ये वाला भाग है और नीचे वाला जो भाग है आपके पास में अंडाशय वाला भाग है जो कि इसका फूला हुआ आधार ये भाग कहलाता है। यहाँ अब आप ध्यान से सुन लीजिए या आप यहाँ देखिए कि जहाँ आपको पोलन ग्रेन इकट्ठे होते हुए आपसे क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि रिसेप्टिव स्ट्रक्चर कौन सी है? रिसेप्टिव मतलब ग्रहणशील स्ट्रक्चर या संरचना को आपने क्या कहा है? इसे आपने कहा है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र वो संरचना है जो कि
और स्त्री केसर या जायांग के सामने या फ्रंट या ऊपरी वाला भाग होता है जो कि पराग कणों को ग्रहण करने की क्या करता है, कार्य करेगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपके पास में नंबर फर्स्ट, स्टिग्मा या वर्तिका। ठीक, अगला आप देखें, अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है, बिना निषेचन के फल का विकास होना, जिसे आप नवी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसका आंसर होता है कि बिना बीज के फल बनना या बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पी। ठीक है, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 15वें नंबर का क्वेश्चन ये बात कर रहा है हमसे कि गैमेट कंटेंट इज द फॉलोइंग, कौन सा आपके पास में होना चाहिए, एक जीन के दोनों एलिमेंट, नहीं ऐसा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब एलिल जाएगा या एलिल या जीन का जाना होगा, जोड़े जब जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो कितने एलिल का जाना होता है, एक जीन के माध्यम से केवल एक ही एलिल क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, गमन करने का काम करता है। अर्थात एक जीन के दोनों एलिल गलत हो जाता है, एक जीन के सभी एलिल पॉसिबल ही नहीं है, और कोई एलिल नहीं, ये भी आंसर गलत है। आपका आंसर जाता है सेकंड नंबर का कि गैमेट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपके पास आता है ओनली वन एलिल ऑफ अ जीन, केवल एक जीन से केवल एक ही एलिल का क्या होगा, यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक, अगला आपके पास क्वेश्चन आता है, कि मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं, तो मेंडल ने या मेंडल के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है कि मेंडल, जिन्हें आप आनुवंशिकता के जनक के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने आपको कितने नियम दिए, आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए। इन आनुवंशिकता के संबंधित 3 नियमों के नाम कौन कौन से थे, पहला नियम प्रभावितता का नियम था, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम था, तीसरा आपके पास में जो था स्वतंत्र अपव्यय का नियम था, दूसरा नियम जिसे आप क्या बोलते हो, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, जिसे आप पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और ये नियम के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब पहला क्वेश्चन आता है वर्ण पूरे हो, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। दूसरा माता पिता शुद्ध प्रजनन है, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कहीं हमें 1% 2% या जो भी आंसर आगे की तरफ क्वेश्चंस या ऑप्शन को पढ़ने में वो पहले देखते हैं हम। F1 मोनोहाइब्रिड अनुपात 2 प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है, ये साहब विपरीत विपरीत पात्रों की पहली जोड़ी अन्य जोड़ियों पर निर्भर होती है, नहीं जी, इसका आंसर जाता है माता पिता शुद्ध प्रजनन के होने चाहिए। अगर माता पिता में शुद्ध जीन मिल रहे हैं तो आपके पास में पृथक्करण का नियम और आपके पास में प्रभावितता का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम तभी लागू हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो मेंडल के द्वारा दिए गए नियम हैं वो तभी क्या होते हैं, वहां पर अप्लाई होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक सामग्री है। अब आपके पास में थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप नोट्स में पढ़े 11th की बुक तो आप थोड़ा देखें, इसका आंसर आएगा हर्शे और चेस, हर्शे और चेस। सटन वाले नहीं आएगा साहब, वाटसन ने डीएनए के मॉडल प्रस्तुत किए हैं, फिर जिन्होंने भी प्रयोग किए थे, परंतु बुनियादी आनुवंशिकता जब इन्होंने प्रयोग किए उनके बारे में पूरी
तरीके से जब विस्तार की बात हुई तब उन्होंने ये बात किसने बोली, हर्शे और चेस ने, कि जो डीएनए है वो बुनियादी आनुवांशिक क्या है, आपकी सामग्री है। यहाँ इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, who proved that DNA is the basic genetic material by Griffith, Watson, Babadian, Sutton, Hershey and Chase. Hershey and Chase इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा 17 नंबर के क्वेश्चन का, वो आंसर आएगा फोटो। ठीक, अगला ऑपरेट का एक जीन जो प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ध्यान से सुनिएगा, एआई ऑपरेंट की थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं, जब जीन के बारे में पढ़ेंगे तब एआई ऑपरेंट की थ्योरी पढ़ेंगे, और जब एआई ऑपरेंट की थ्योरी आती है तो वहां पर इसका आंसर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, संचालक जीन नहीं है साहब, संरचनात्मक जीन नहीं है, प्रमोटर जीन, ये सारे के सारे जीन आपको वहां देखने के लिए जरूर मिलेंगे। परंतु जो आपके पास में क्वेश्चन का पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि प्रतिकारक प्रोटीन के रूप में आपसे बात कर रहा है, वहां पर आपके पास आंसर जाएगा ए, जिसे आप कहते हैं रेगुलेटर जीन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा ए, a gene of operant which synthesize a repressor protein। रिप्रेसर का मतलब दबाना, ठीक है, रेगुलेट करवाना, ठीक है, तो ये रेगुलेटर प्रोटीन के फॉर्म में क्या होगा, वहां पर वर्क करेगा। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आता है या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कपास इसका एक उदाहरण है। अब कपास जिसे आप कॉटन के नाम से जान रहे हो, जिसे आप बात करते हैं कपास के लिए, कपास से आप बहुत सारे रेशे प्राप्त करते हो, है ना। कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ पत्ता फाइबर। पत्ता फाइबर है क्या, पत्ते के ऊपर फाइबर आते हैं, नहीं साहब, सतही फाइबर। सतही फाइबर हम सोच सकते हैं क्योंकि बीज के ऊपर इसका क्या आता है, फाइबर आता है। बास्ट फाइबर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, बास्ट फाइबर, सरफेस फाइबर, लीफ फाइबर। तो इसका आंसर जो जाता है आपके पास में वो आता है थर्ड नंबर का, जिसे आप कहते हैं बास्ट फाइबर। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल है। ठीक है, आपके पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास में कि भारत की सबसे सस्ती, सस्ता भी हो और ऊर्जा भी आपको अच्छे से दे दे, तो आपके पास नॉर्मल सी बात अगर हम कर देते हैं तो हर सीजन में आप देखिएगा जब भी कोई मेहमान आता है तो वो लाता जनरली, अगर कुछ फ्रूट है तो केला ही जनरली लाता है, सस्ता भी होता है, ऊर्जा से उसे कोई मतलब नहीं है। पर हमें यहाँ पर आंसर में क्या है, ऊर्जा से मतलब है। तो भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल क्या है, वो फसल होती है आपकी केला। आंसर नंबर फर्स्ट, बनाना इज राइट फॉर 20 नंबर क्वेश्चंस, है ना। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे सस्ती और उच्च ऊर्जा वाली, ऊर्जा आपको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन रहता है इस केले में, और कार्बोहाइड्रेट कंटेन रहता है तो ऊर्जा भी क्या देता है आपको, क्विकली दे देता है। साथ ही साथ जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है उतनी ऊर्जा, उच्च ऊर्जा भी देता है और सस्ता भी होता है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ के रूप में कौन काम कर रहा है भाई आपके पास में, बनाना या केला। आपके पास अगला क्वेश्चन प्रेजेंट है, या हम अगला क्वेश्चन जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर वो है आपके पास में 21 नंबर का, कि लाइकोपर्सिकम एक्सपोनेंटम में होता है। पहली बात तो लाइकोपर्सिकम एक्सपोनेंटम में होता है टार्ट्रिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। अच्छा सुनिए कि टार्ट्रिक एसिड किसमें मिलता है, में मिलता है। ब्यूटाइलिक एसिड आपको सड़ी हुई मक्खन में मिलता है। ठीक, अस्कॉर्बिक एसिड, अब ध्यान से सुनिएगा, अस्कॉर्बिक एसिड के लिए जहां हम बात
ये आपको टमाटर में भरपूर मात्रा में क्या होता है दिखाई देगा, मिलेगा। जिसे आप अच्छे से खाते हैं, डॉक्टर अगर जब भी बोलता है तो आपको बोला जाता है नींबू पानी पियो या टमाटर का सेवन करिए। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसंस्कृत कपास की स्पीशीज। अब सुसंस्कृत, इसका इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट करेंगे भाई, हमारे को तो बड़ी हिंदी टिपिकल आ गई है यहाँ पर, बच्चों के पास में थोड़ा सा सुसंस्कृत। स्पीशीज ऑफ द कल्टीवेटेड कॉटन इज आर, कल्टीवेटेड कॉटन में जो आप भारतीय या पारंपरिक तरीके से देखते हैं उसकी कितनी स्पीशीज है? 3 स्पीशीज है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि भारत में सॉरी सुसंस्कृत कॉटन का या सुसंस्कृत कपास की कितनी स्पीशीज है आपके पास? वो है 3। अब आपके पास अगला क्वेश्चन एक और आता है, ध्यान से सुनिएगा। एंटीबायोटिक पैरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोबारा से आपके पास। स्ट्रेप्टोमाइसिस लिएसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेरिकुएली, क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम। ठीक है, द एंटीबायोटिक पैरामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा कि एंटीबायोटिक के लिए हम बात कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक पैरामाइसिन जहां बात कर दी जाती है तो पैरामाइसिन आप कहां से मिलते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। तो आपके पास 1 2 3 ये 3 आंसर जो है फर्स्ट वाले ये तो सेम दिख रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको स्पीशीज के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रेस नहीं है, इसका जिलेडियम मिलेगा। रामोसस जो है इसका आंसर क्या मिलता है आपको? सही मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस जो है पैरामाइसिस के प्रोडक्शन में या पैरामाइसिन से या टेरामाइसिन को उससे क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, पहली ट्रांसजेनिक फसल। ये अगेन आपके पास बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल की आंसर बिल्कुल इजी है, इसका आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है आपके पास में टोबैको। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जा रहा है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज इज टोबैको। ठीक है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन दिया था, ट्रांसजेनिक बिल्कुल लड्डू टाइप का क्वेश्चन था आपके पास में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सुडोमोनास रूबिलिनस लालधारी बीमारी का कारण बनता है। ये दोबारा आपका एक क्वेश्चन आता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है और यहाँ पर आपके पास के गेहूं में नहीं है सुडोमोनास। सुडोमोनास रूबिलिनस जो है कॉज रेड स्ट्रिप डिजीज इन, है ना, लालधारी बीमारी का कारण बना रहा है। रेड स्ट्रिप या रेड स्ट्रिप के बारे में बात करें, गेहूं में आपको कोई लालधारियां देखने के लिए मिलती है क्या? नहीं साहब, नहीं दिखती है। केले में मिलती है? नहीं दिखती है। गाजर में लाल कोई स्ट्रिप दिखती है क्या? नहीं। गन्ने को जब आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं या गन्ने का जूस वगैरह या कभी आप गन्ने को भून के खाते हैं तो वहां पर रेड कलर की स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिलती है और वो किसकी वजह से होती है? वो होती है सुडोमोनास रूबिलिनस की वजह से होती है, जो कि रेड स्ट्रिप डिजीज का क्या करती है? कारण बनती है। और इसका आंसर आपके पास जाएगा गन्ना, जिसे आप अंग्रेजी में या इंग्लिश में शुगर केन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अमीबा में कैसा पोषण होता है? अमीबा आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, प्रोटोजोआ शाखा है। एनिमल किंगडम को या पादप सॉरी जंतु वर्गीकरण की बात कर दी जाती है तो जंतु वर्गीकरण
चरण में आपको पहला ही एक सन देखने के लिए मिलता है जिसे आप प्रोटोजोआ तने कहते हैं। उसी का एक सदस्य है जिसमें फुटपाथ पाए जाते हैं, ठीक है। और फुटपाथ जो होते हैं इसके बहुत सारे चलने, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अमीबा की बात कर देते हैं तो फुटपाथ जो इसके चलने में भी सहायक होते हैं, साथ ही साथ उसके खाने से संबंधित किन्हीं भी वस्तुओं या जो चीजें वो खाता है उन सबको अंतर्ग्रहित करने का भी क्या करते हैं, काम करेंगे। जैसे ही कोई खाने की चीज क्या होती है इसके संपर्क में आती है, ये इसके सूडोपोडिया जो है वो कुछ इस तरीके से चले जाते हैं, अंदर की तरफ उपस्थित होने वाली जो रसधानी है उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, खींच दिया जाता है, जिसके पाचन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। तो यहाँ पर आपके पास में आता है परजीवी। कैसा पोषण है, पैरासिटिक पोषण है? नहीं है साहब, ये सैप्रोफिटिक पोषण, सॉरी सैप्रोफिटिक पोषण है आपके पास में? नहीं है। होलोफाइटिक पोषण है आपके पास? नहीं है। तो आपके पास में जहां यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास में आता है तो होलोजोइक प्रकार का, इसमें वो अंतर्ग्रहण की क्रिया करता है। इस तरीके का ये क्या कर रहा है, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन क्या करवा रहा है, दे रहा है। इस न्यूट्रिशन को किस तरीके का, होलोजोइक प्रकार का। फर्स्ट नंबर का जो आंसर है ये वाला आपके पास में जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास में प्रस्तुत है, ये केचुए में क्लाइटेलम में खंड शामिल किए जाते हैं। अब अर्थवम जो कि आपके पास में स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लाइटेलम वाली बात की बात करनी जाती है तो आप ध्यान देखिए कि आप इस केचुए के बारे में पढ़ते हैं और केचुए की 14, 15 और 16 नंबर के जो भाग की बात कर दी जाती है वो पूरा किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है क्लाइटेलम से। तो क्लाइटेलम अर्थवर्म इंक्लूड सेगमेंट, कौन से खंडों को सम्मिलित किया गया है, ये जो खंड बन रहे हैं इसमें वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। और खंड है उसके कौन कौन से खंडों को सम्मिलित कर रहे हो आप, वो कौन कौन से हैं, 14, 15 और 16 नंबर का जो खंड है उससे सम्मिलित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, क्लाइटेलम खंड कहा जाता है, ठीक। अगले नंबर का ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है, ये ध्यान से सुनिए। पादप हो, जंतु हो, उन सब के बारे में हम जहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है फेलोजेनी और आकार। जब भी हम इन सब चीजों की बात करते हैं फाइलोजेनी और आकार की या आकार की, या जिसे आप मॉर्फोलॉजी कह रहे हो, इसके आधार पर ही आप प्राकृतिक प्रणाली का क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो, जो कि आपकी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित। यहाँ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामेरिज्म, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास में, मेटामेरिज्म किस फाइलम की विशेषता है। अब मेटामेरिज्म है क्या, मेटामेरिज्म कैरेक्टराइज फीचर ऑफ फाइलम पॉलीफेरा, एनिलिडा, प्लैटीहेलमिन्थेस एंड मोलस्का। आप सबको यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पॉलीफेरा, एनिलिडा, प्लैटीहेलमिन्थेस, मोलस्का, ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीफेरा, पहली बात मेटामेरिज्म है क्या, मेटामेरिज्म वो कंडीशन है जिसमें वास्तविक प्रकार का क्या पाया जा रहा होता है, खंडीभवन पाया जा रहा है। जब वास्तविक प्रकार का खंडीभवन की बात कर दी जाती है तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है आप उससे थोड़ा सा विरोध करते हैं, देखते हुए चलते हैं। मेटामेरिज्म में पॉलीफेरा इन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पॉलीफेरा में ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलीफेरा मतलब ऐसे जीव या जंतु जिसमें पूरी पॉर का मतलब छिद्र उपस्थित हो, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, वो पॉलीफेरा संघ के या फाइलम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप स्पंज वगैरह को पढ़ते हैं। सेकंड आपके पास में आता है
अभी अपन ने टॉपिक लिया ही था, पहले वाले जो क्वेश्चन करे हैं उसमें आपने देखा होगा खंडी भवन से संबंधित हमने कोई बात कही थी, तो ये आपका आंसर हो सकता है। पर आगे हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। प्लैटीहालामंथी इतने आपको टैक्फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो टैक्फॉर्म में आपको खंडी भवन को मिलता है, परंतु वह वास्तविक प्रकार का सूडो प्रकार का क्या होता है, खंडी भवन होता है, तो वो अवास्तविक प्रकार का खंडी भवन कहला रहा है। दूसरा आपके पास में आता है मोलास्का, और जब भी मोलास्का की बात कर दी जाती है इसके अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम या संघ है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मोलास्का और एनेलिडा दो संघ एक ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मेटामेरिज्म को क्या करते हैं, शो करेंगे। परंतु जब भी आपके पास वास्तविक खंडी भवन की बात स्टार्ट होती है तो ध्यान से सुनिएगा, ये स्टार्ट होता है कहां से, एनेलिडा संघ से। ध्यान से सुनिएगा, एनेलिडा संघ से ये क्या होता है, वास्तविक खंडी भवन का क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद आपके पास में आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद आपके पास मोलास्का को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आप केचुए के बारे में बात करोगे, मोलास्का में आप जनरली किसके बारे में, सीपी, लूनियो, इन सब के बारे में, पाइला, इन सब के बारे में क्या करते हैं, आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पानी संवहनी प्रणाली। पानी संवहनी प्रणाली, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, पाया जाता है पॉलीफेरा, सिलेंट्रेंड्रा, प्लैटीहेलामंथी एंड एकाइनोडर्मेटा। ये भी जंतु जगत का जूलॉजी का एक क्वेश्चन है। देखिए दो क्वेश्चन आपके लगातार जूलॉजी से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पॉलीफेरा जो है वो भी एक जंतु है, वहां पर भी मैं आपको यही बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीफेरा जंतु जो है इसके अंतर्गत आपके पास में जल संवहनी तंत्र वहां भी पाया जाएगा। परंतु आप ध्यान से सुनिएगा कि ना यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम आप जहाँ बात कर देते हैं, जल संवहन तंत्र मतलब संवहनों के माध्यम से आपके पास में यहाँ जो पॉलीफेरा में आएगा, यहाँ पॉलीफेरा का जो क्वेश्चन स्पंज के बारे में जब बात करी जाती है तो पानी की लहरों के साथ में ही उसमें क्या होता है, संवहन होगा पानी का। तो हम उसको ये नहीं कह सकते जंतु ने खुद ही संवहन का कार्य करा है। तो इसकी वजह से ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो जाता है। सिलेंट्रेंड्रा जिसमें आप क्या बात करते हैं, हाइड्रा से रिलेटेड बात करते हैं, निडेरिया संघ की बात चल रही है, तो ये निडेरिया संघ में भी सिलेंट्रेंड्रा की जहां बात कर जाती है वो इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर जल संवहन इस तरीके से नहीं होगा। प्लैटीहेलामंथी जिसे टैक्फॉर्म की बात कर दी जा रही है, नहीं। साहब ये फोर्थ नंबर का आपका आंसर आएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आप किसको पढ़ते हो, एकाइनोडर्मेटा में आप करते हो तारा मछली, स्टारफिश की बात कर देते हैं। ठीक है, स्टारफिश, तारा मछली और ये सारे के सारे समुद्री खीरा वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, एक जल संवहन का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि इनकी कुछ जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये दो इसकी जो ये आर्म्स है वो चलने से संबंधित होंगी। यहाँ पर से पानी आ रहा है, जल जा रहा है, इसका बीच में एक बहाव होगा, वहां से ये पानी निकल जा रहा है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक तरीके से आना और यहाँ से चले जाना, इस चीज को क्या करवाता है, शो करवाता है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किसमें मिलता है, आपके पास में एकाइनोडर्मेटा संघ में या फाइलम में आपको क्या हो जाएगा, शो होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, अगला क्वेश्चन, अगेन आपके पास जूलॉजी से आ रहा है, और जूलॉजी में भी आपके पास स्केलेटल सिस्टम जो है, पादप जंतुओं में कंकाल तंत्र या मानव कंकाल तंत्र की बात करी जाती है, वहां से आ रहा है। तो ऊतक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऊतक जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है वह कहला रहा है द टिश्यू व्हिच कंटेन बोन विद मसल इज नोन एज। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास तंडरा, सेकंड ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू जिसे वसीय ऊतक के नाम से आप कह रहे हैं, सेकंड है आपके पास में लिगामेंट जिसे
LLB नहीं कह रही मैं, BLB, बोन हड्डी, बोन से बोन को जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, लिगामेंट, जिसे आप कहते हैं स्नायु। तब ये आंसर क्या होता आपका, सही होता। परंतु हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उनका को हड्डी से मांसपेशी से जोड़ना है, मतलब बोन को आपको किससे जोड़ना है, मसल से जोड़ना है। अब मसल से जोड़ने का जो काम करता है वो करते हैं टेंडन, जिसे आप कहते हैं कंडरा। ठीक है, बी टी बी टी एम है ना, BTM मींस बोन को मसल से जो जोड़ेगा वो कहलाता है आपके पास टेंडन, और बोन को जो बोन से जोड़ेगा वो कहलाता है आपके पास में लिगामेंट। ये आपके पास एक छोटी सी ट्रिक दी है मैंने, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, BLB एंड BTM। ठीक है, अगर हम बात करें बोन टू बोन तो लिगामेंट, और बोन टू मसल्स तो इसे आप क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, खपरा बीटल किसका कीट है, खपरा बीटल, आप इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए, खपरा बीटल इज द पेस्ट ऑफ अंकुर, खड़ी फसलों, बेल के पौधे और संग्रहित अनाज। ये दोबारा आपका एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आ चुका है, सीडलिंग, स्टैंडिंग क्रॉप, वाइन प्लांट्स एंड फ्रूट। संग्रहित अनाज, स्टोर ग्रेन, संग्रहित अनाज जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगेन आपके पास में एक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिए कि इस बार शायद आपके वेटेज दिया है इन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को और थोड़ा सा जूलॉजी वाले पोर्शन को। ठीक है, तो कपास का बॉलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, which of the following act as parasitoid अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, जब हम बीटी के बारे में बात करते हैं तो बीटी के बारे में जब आप करोगे बात, बैसिलस thuringiensis कपाल का बॉलवर्म जो है, इसमें अगर आप बात करते हैं तो कौन प्रदर्शित करता है, परजीवी के रूप में। कहां से लिया था अपन ने, ये आप लोग नोट्स में या हमारे जो फुल जो कोर्स का जब आप परचेज करेंगे तो वहां से लेंगे इस चीज को, और हम जो नोट्स पढ़ाएंगे, जो क्लासेस अरेंज करवाएंगे, उसमें आपको पूरे तरीके से विस्तृत जानकारी वहां मिलेगी, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो चाहे वो हिंदी माध्यम का हो। तो आपको इसका आंसर जो है वो है आपके पास में ए, ट्राइकोड्रामा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, नेमेटेड नेमेटोड सॉरी नेमेटोड जो अल्सर बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा, अब आप अल्सर जैसे ही सुनते हैं तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं या कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पर प्लीज आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक बार आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को जरूर पढ़ें, कभी भी किसी भी पेपर में जब आपको थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होती है तो आप लोग प्लीज ट्रांसफर हो जाए, थोड़ी सी देर के लिए स्विच कर दें उस हिंदी के क्वेश्चन के जो मीनिंग है उसको समझने से पहले एक बार आप इंग्लिश का जरूर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। द नेमेटोड व्हिच फॉर्म सिस्ट इज, अब आपके पास यहाँ पर एक वर्ड आता है सिस्ट, और सिस्ट के लिए जहां बात आती है, ये ध्यान रखिएगा, ये अगेन आपका नेमेटोलॉजी से क्वेश्चन आया है कि मेलाइडोगाइन नहीं, हेटेरोडोरा, लाइकेंटिडा एंड डेक्सलेरा, इसका आंसर जो है हेटेरोडेरा है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसका सेकंड नंबर का आंसर जो है ये सही है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है,
35 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसको विशाल मधुमक्खी कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि मधुमक्खियां जो एपीकल्चर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ये सारी की सारी बारे में या इन सभी मक्खियों के बारे में बात करेंगे। और एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका जो कि भारतीय मक्खी या फलमक्खी के नाम से जानी जाती है, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, डोर्सेटा, ये सारी की सारी जब आप इसके बारे में एपीकल्चर जब आप पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पार्ट आ जाता है ये एनिमल्स के, तो यहाँ पर जब आप पढ़ते हो तो यहाँ आपके पास में एक चीज आती है कि एपिस डोर्सेटा जो विशाल मधुमक्खी है, इसको आप चट्टानी मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं, चट्टानी मधुमक्खी। ठीक है, और ये आमतौर की मक्खियों से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी, आपको इन सभी स्पीसीज की मक्खियों से भी थोड़ा ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, जियाइड हनी बी के नाम से भी क्या करते हो, आप इसे जानते हो। और इसका आंसर जाता है एपिस डोर्सेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन। और 36 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, टिड्डी कहाँ अंडे देती है। अगेन ये आपके एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आया है और यहाँ आप ग्रास होपर के बारे में बात करें, टिड्डी ग्रास होपर को कहते हैं। और ग्रास होपर लेइंग एग्स कहाँ अंडे देता है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रास होपर जो होता है आपके पास, यहाँ ध्यान रखना, इसका पिछला वाला जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा कुछ इस तरीके से नुकीला टाइप का होता है। और जो यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसको ये क्या करता है, खोदने का काम करता है, क्योंकि ये तिकोना यानी कि ये वाला पोर्शन जो है इसका ये एक तरीके से नुकीला है, तो ये मिट्टी को खोद देता है। और जैसे ही मिट्टी के अंदर एक क्या हो जाती है, कैविटी का फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ ये एक लेयर का निर्माण करता है और इस लेयर की सीमेंटेड लेयर बन जाती है जो कि कवरिंग का वर्क कर देती है इसके ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर। और यहाँ पर से ये अंडों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और इन अंडों का धीरे धीरे बाद में क्या हो जाता है, मैच्योरेशन या परिपक्वन होता है। अर्थात अगर आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स को या यहाँ पर जब ऑप्शंस के बारे में आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो ऑप्शन पे जब आप ध्यान दे रहे हैं तो पत्ती पर दे रहा है क्या भाई, नहीं दे रहा है। मिट्टी पर दे रहा है, नहीं दे रहा है। पौधों पर दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये अंडे अपने कहाँ दे रहा है, मिट्टी के अंदर दे रहा है। तो इनसाइड सॉइल आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ नंबर का इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगेन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में प्रदर्शित या विभाजित किया जाता है। The process of blood coagulation divided into below many steps। ये बिलो है, वो देखें, ठीक है, क्लियर। तो रक्त का जमावट या रक्त जमावट मतलब, रक्त जमावट का मतलब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, जिसे आप क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमना। और रक्त का थक्का जमना ये कहां से है, आपके पास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन आया है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आया है। जब भी आपको चोट लगती है तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी से, ध्यान से सुनिएगा, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये टाइप की प्रोटीन्स है, साथ ही साथ विटामिन के मिल रहा है और कैल्शियम आयन मिल रहे हैं, जो कि आपके रक्त के थक्का जमाने में क्या करवाएंगे, सहायता प्रदान करवाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके 3 चरणों में ये सब प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। यहाँ पर आप देखिएगा प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, मुक्त हो जाएगी, ये रिलीज हो गई। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम, कैल्शियम, इन सब के साथ ही साथ एक और फैक्टर जुड़ाएंगे हम, फाइब्रिन के साथ में, जिनका फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइब्रिनोजन जो है अब यहाँ पर कैल्शियम के साथ जुड़कर क्या बनवा देगा, रक्त का थक्का जम पाएगा। मतलब 3 स्टेप्स में ये क्या हो रही है, प्रक्रिया संपन्न हो रही
यानी कि 3 चरण, 3 स्टेप्स यहाँ पर क्या होंगे, लगते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है आपका कि लगभग 70% CO2 रक्त में किस रूप में लाया जाता है। अब 70% CO2 किस रूप में लाया जाता है। अबाउट 70% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड is transported in the blood in form of the first option is dissolved CO2, it means molecular carbon dioxide bicarbonate, कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सो हेमोग्लोबिन। ध्यान से सुनिएगा, गुलित अवस्था हो रहा है और 70% क्या मिल रहा है, रक्त में देखना है आपको। यहाँ पर आपके पास एक बात अंदाज दी जाती है कि रक्त को आप 2 भागों में बांटते हो। अगेन आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधित आ गए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि रक्त के बारे में जब आप बात करते हो तो रक्त में आप किसको बात कर देते हैं कि एक ग्रुप आ जाता है प्लाज्मा का। और जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसमें आपसे एक बात कह दें हम आपसे यहाँ पर कि जब भी हम प्लाज्मा की बात कर देते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70% CO2 का क्या किया जाता है, परिवहन करवाया जाता है। कितना, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में क्या करवाया जाता है, CO2 का परिवहन करवाया जाता है। किसके माध्यम से करवाया जाता है, प्लाज्मा के माध्यम से करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है साहब, रक्त में करवाया जाता है। तो इसका आंसर जो जाता है वो कौन सा आएगा आपके पास में, सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो क्या माना जाएगा, सही माना। ठीक, आगे की तरफ अगेन आपके पास यूरोलॉजी का फिर विशेष आता है और एक क्वेश्चन दिया जाता है एम्ब्रियोलॉजी से और वहां क्वेश्चन है शुक्राणु ओस बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणु नाशक आवश्यक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर द रिक्वायर्ड ऑफ द 40 स्पर्मेटोजोआ। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी भी ये प्रक्रियाएं चलती हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रावस्थाएं चलती हैं। पहली प्रावस्था जो होती है वहां पर क्या होगा, सेकंड प्रावस्था जो स्पर्मेटो यानी कि सारी की सारी जो फॉर्मेशन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis प्रोसेस है। मानव के शुक्राणु निर्माण की क्रिया और मनुष्य में अंडाणु निर्माण की प्रक्रियाएं कैसे चलेंगी ये हम आपको नोट्स में बताएंगे। हम हमारे कोर्सेज के थ्रू जब आप सब चीजें के बारे में पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को वहां दिखाई देगा और वहां पर एक पूरा की पूरा इसका फ्लो डायग्राम बना हुआ शो होता है और पूरा की पूरा इसका आंसर आपको वहां दिख जाएगा। आपको कुछ कहीं टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही आंसर पे क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं उस फ्लो डायग्राम के थ्रू। तो प्लीज आप कोर्स जितना हो सके, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके वो करें, परचेस करें कोर्स और हमारे नोट्स और हमारे जो वीडियोस हैं उनका फायदा उठाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपके पास 20। तो 20 यानी कि आपको 40 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए आपको पास कितने पास में 20 स्पर्म्स यानी आपके पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि 2 बार यहाँ पर क्या होगा, संयुति यानी कि विभाजन होगा और 1 से 2 का निर्माण होगा तो 2 से कितने का, 4 का निर्माण हो जाएगा और ये प्रक्रिया क्या चलेगी, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, चलिए स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। स्तनधारी मिडल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, स्पर्म के बारे में बात आ रही है। दोबारा से आपके पास में एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है। कभी भी स्पर्म की बात कर दी जाती है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। सॉरी आप लोग थोड़ा सा देखिए इस चीज को।
ये कुछ इस तरीके की आपके पास में चम्मचनुमा संरचना देखने के लिए मिलती है आपको। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मनुष्य के स्पर्म के बारे में बात चल रही है। तो चम्मचनुमा आपको क्या दिखाई देती है? संरचना दिखाई देती है। और जब चम्मचनुमा संरचना दिखाई देती है तो आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसको सिर वाला पार्ट कहते हैं, जिससे यहाँ पर एक्रोसोम होता है और इस एक्रोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो कि अंडाणु या अंड की या अंडे की भित्ति को भेदने का क्या करवाएंगे? काम करवाएंगे। बीच वाले भाग में यानी कि मिडिल वाले भाग में यहाँ पर एक यूरस और एक सल्लीपस्त्र आपको सेंट्रियोल या सारंगाई देखने के लिए मिलेगा। मध्य वाला जो भाग है, ये मध्य वाला जो टुकड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, या क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो क्या करता है कि यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया शो होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने का काम कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 15 से 18 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे आपको दिखाई देंगे और इनके माध्यम से ही क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। जब गति प्रदान करेंगे तो इस स्पर्म का एक जगह से दूसरी जगह तक जब पहुंचने का कार्य होगा तो ये किसके माध्यम से होता है? इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। तो बच्चों आप लोगों के पास एक बात कह देते हैं कि ये वाला जो हेड वाला पार्ट है जिसमें एक्रोसोम मिल रहा है, इस एक्रोसोम वाले भाग में आपको हाइड्रोलेज एंजाइम मिलेंगे। बीच वाला गर्दन वाला जो पार्ट आ जाता है आपको वाले भाग के केंद्रक सारंगाएं आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, परंतु इस मध्य वाले भाग में आपको केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही देखने के लिए मिलता है। तो आपका जो आंसर रहेगा 40 नंबर के क्वेश्चन का वो केवल क्या आएगा आपके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया को ही आएगा। तो मिडिल पीस ऑफ द मैमेलियन स्पर्म पोसेस माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, इसका आंसर जाएगा 4th नंबर का आंसर। तो प्लीज एक बार और क्वेश्चंस चेक आउट करते हैं। तो प्लीज ज्वाइन शिखर द लर्निंग ऐप एंड बेनिफिट उठाएं इन सब चीजों का और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। कल आपको इसी तरीके की जेट के पेपर्स की सॉल्विंग क्वेश्चंस की इसी तरीके से वीडियोस लेक्चर हमारे ऐप पर और हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू।